उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है, उसके सपने एक तरफ है, मेरा सपना एक तरफ। आग को दिल में दबाने की जरूरत क्या है, तिल ही काफी है, तेरे मुख पे यकीन कर मेरा। तेरे नखरे ही उठाऊं मैं सदा आराम करे, मुझको दुख दर्द उठाने की जरूरत क्या। ये बिखर जाएं तो तुम और हंसी लगती हो, बाल भी तुमको बनाने की जरूरत क्या है। सारी दुनिया उसका चरबा, उसका चेहरा एक तरफ, वो लड़कर भी सो जाए, वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। 15 अगस्त है और 15 अगस्त में अमर उजाला का खास कार्यक्रम माँ तुझे प्रणाम हर कोई जानता है। और इस बार मेरठ में माँ तुझे प्रणाम में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं फेमस लव पोएट्री लव पोएट मैं उनको कहूंगा। उनकी जो रचनाएं हैं वो ज्यादातर प्यार मोहब्बत के ऊपर रही है। हालांकि वो सभी चीजों के ऊपर लिखते आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो युवा पीढ़ी है उनको लव पोएट्री के नाम से ज्यादा जानती है। वरुण आनंद जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। मेरठ में एक कार्यक्रम माँ तुझे प्रणाम में वो शिरकत करने यहाँ पहुंचे हैं। मैं सीधी बातचीत वरुण आनंद जी से करना चाहूंगा। मेरे साथ में यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। वरुण जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरठ में आप आए हैं और हालांकि अभी ज्यादा देर आपको हुई नहीं आए हुए, फिर भी मेरठ का नाम सुनते ही आपको कैसा लगा कि मेरा मेरठ जाना हो? मेरठ जब भी आना होता है मेरा, मुझे बस एक बात का एहसास हर बार होता है कि यहाँ से वो चिंगारी उठी थी जो बाद में पूरे देश में फैली और देश को आजादी मिली। सबसे पहले जो क्रांति की जो चिंगारी थी वो यहीं से निकली थी, और उसके बाद फिर पूरे देश ने देखा, और जिनको देश के लिए कुछ करना था वो यहीं से प्रेरणा मिली है। तो मेरठ आकर हमेशा एक गर्व महसूस होता है मुझे। आज भी अच्छा लग रहा है, आज भी आया हूँ, और आज तो आया भी आजादी के कार्यक्रम में हूँ। माँ तुझे प्रणाम अमर उजाला की जानिब से है ये, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अच्छा वरुण जी, हम आपको लगातार सुनते आए हैं और जो यूथ है वो ज्यादातर आपको बहुत प्यार करता है। आपकी रचनाएं हैं, आपकी कविताएं हैं, बहुत सुनते हैं। ज्यादातर जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि प्यार मोहब्बत से संबंधित आपकी रहती है, लेकिन आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो देशभक्ति के ऊपर रहने वाला है। तो देशभक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या रचनाएं आपने लिखी हैं? देशभक्ति के लिए कुछ कविताएं हैं, अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैंने कुछ ताज़ा लिखा है, अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन मैं स्टेज पर ज़रूर आज वो पंक्तियाँ, वो मतलब शेर जो हैं मेरे पास, मैं सुनाऊँगा ज़रूर। अभी फ़िलहाल मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, ताकि वो इधर-उधर खराब हो जाए सुनाने में। क्योंकि नया जब होता है तो आपके ज़हन में कम वो बैठता है, तो इस वजह से। लेकिन आज स्टेज पर मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप किसी कार्यक्रम में आए हैं और संबंधित है कार्यक्रम किसी चीज़ से, तो वहाँ पर आप ज़रूर उस चीज़ की जो कि आप बात कीजिए, जो भी जिससे संबंधित कार्यक्रम है, आज़ादी का है या किसी और चीज़ का है, तो उस पे बात होनी चाहिए शायरी के हवाले से भी। ये नहीं है कि आप जो रचनाएँ पढ़ते हैं वही पढ़ें। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जहाँ जा रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई थीम है या कोई अलग कोई त्योहार है या कोई बात है, कोई खास मौका है, तो उस पे बात होनी चाहिए। तो आज भी होगी, ज़रूर होगी। वरुण जी, आप पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं, आप वहाँ पे पले बड़े हैं। कहाँ से आपको ये मतलब कविता का लगा कि मुझे कविता लिखनी चाहिए, और खास तौर से प्यार मोहब्बत को लेकर? बचपन से तो कोई खास इतना शायरी की तरफ नहीं गया, लेकिन मैं गीत बहुत सुनता था बचपन से। तो बचपन मेरा पुराने गीतों में बहुत गुजरा है, जो कि अब एवरग्रीन कहा जाता है जिनको, के सदाबहार गाने हैं। उस वक्त हम यूं ही सुनते थे, सदाबहार तो अब हुए हैं। तो वो रचनाएं जो उस वक्त की होती थी, मैं आपको बताता चलूं, पुराने गीत जो हैं, जो साहिब साहब ने लिखे हैं या आनंद बख्शी ने लिखे हैं, या जिन्होंने भी इसका वो किया है, तो मतलब वो एक तरह का कह लीजिए कि गजल नुमा चीजें हैं। हमको पता है कि जो शायर होगा उसको पता होगा कि मिली ना फूल तो गांठों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। तो ये गजल का एक मतला है ये, लेकिन इसको गाया गया और ये लग रहा है कि गीत है, लेकिन ये है टाइप ऑफ गजल। तो वो सारी वो
पहर में कह लीजिए, मीटर में कह लीजिए, काफिये रदीफ का इस्तेमाल करके वो हम जब सुनते गए तो हमको एक अंदर चीजें वो बैठनी शुरू हो गई कि इस तरह से बात कही जाती है। गजलों की तरफ फिर मैं आया, जगजीत साहब को बहुत सुना मैंने, बहुत सुना। जब जवानी में कदम रखा तो जगजीत साहब को सुनने लगे, और सुनते सुनते फिर तो गजलों की तरफ ही प्रॉपर आ गए हम। और उसके बाद फिर खुद दिल किया कि भाई अब कुछ लिखना चाहिए हमें, तो खुद लिखना शुरू किया। हालांकि शुरू शुरू में सब बेकार ही था वो, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ भी। सीखा नहीं था तो फिर किसी से पूछा तो क्या खामी है इसमें, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहर की खामी है, इसमें काफी दोष हैं। फिर हमने उसको प्रॉपर सीखा, फिर सीख कर हमने उसे फिर से जब करना शुरू किया 2016 में, तो 16 से फिर कुछ साल लगे, वहां से फिर लोगों तक पहुंची बात कि हाँ भाई ये एक शायर है, अच्छा लिखता है, उसकी गजलें अच्छी होती हैं। और फिर धीरे धीरे वो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत की शायरी, वो 2019 से फिर मेरी कुछ रचनाएं थी जो बहुत वायरल हुई, और वहां से फिर जो सफर शुरू हुआ है वो आज तक चलता जा रहा है। ये है कहानी पूरी। क्या वरुण का भी कुछ लव स्टोरी रही है जिससे कुछ सीख ली हो? देखिए, लव स्टोरी तो सबकी रहती है, सबकी, हर इंसान की एक कहानी होती है, हमारी भी है। और लेकिन मैं हमेशा हर एक इंटरव्यू में यही बात बोलता हूँ, मैंने कभी अपनी बात को बदला नहीं, और बदलना भी नहीं चाहिए, और बदलना भी क्यों है कि मेरी जिंदगी में शायरी बाद में शुरू हुई, मोहब्बत पहले हुई। अच्छा। लोगों की जिंदगी में 95% ये होता है कि मोहब्बत पहले हुई फिर शायरी हुई, मोहब्बत पहले हुई फिर दिल टूटा फिर शायरी होनी शुरू हो गई। मेरे मामले में ऐसा नहीं है, मेरी शायरी पहले से शुरू थी, मोहब्बत बीच में आती है, फिर मोहब्बत चली भी जाती है, शायरी जारी रहती है, शायरी चलती रहती है। उसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत का कोई लेना देना उसमें से नहीं है। हालांकि जो भी अब लोग सोचते हैं कि चलिए अच्छी बात है मेरे लिए कि भाई मोहब्बत का शायर मानते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने हर टॉपिक पे अपनी गजल कहने की कोशिश की है। मेरी किताब है, आप उसे अगर पढ़ेंगे तो आपको तरह तरह के रंग मिलेंगे, गजल के, समाज के, दुनिया के, रिश्तों के, दुख के, हर एक चीज का आपको रंग मिलेगा। मोहब्बत का तो है ही, उस किताब का नाम ही उससे मोहब्बत है। तो वहां से आपको पता लगता है कि एक शायर एक पे नहीं रहता है, हर एक चीज पे काम करता है, क्योंकि जो नजरिया होता है शायर का किसी भी चीज को देखने का, उस पर बात कहने का उसे मन करता है, तो फिर वो बात अपनी कहता ही कहता है। तो ये है, और सबकी कहानी होती है, मेरी भी है। मुस्कुराहट वो चीज बता ही रही है। हाँ, बिल्कुल है। और लेकिन इसका शायरी से कोई बहुत बड़ा लेना देना पहले से नहीं था। शायरी पहले से हो रही थी, मोहब्बत बीच में आई, फिर गई, फिर आई। और जो मतलब कि ये चीजें हो रही हैं, फिर करवाती जरूर हैं ये चीजें, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। जो आप उसमें सुनते हैं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि वरुण भाई उससे कौन है ये उससे, या आप कहते हैं कि वो लड़कर भी सो जाए, तो वो कौन है। तो मैंने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये है कि आप सोच सकते हैं, और इतना आपको हक है, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ, इसकी इजाजत मुझे भी नहीं, तो मैंने कभी जाहिर नहीं किया इस बात को। ये हम भी ज्यादा पर्सनली नहीं कोशिश करेंगे घुसने की, वो हमारी पर्सनल बात हो सकती है, बाद में ऑन कैमरा नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था वरुण जी कि आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, पंजाब, वहां पे अक्सर ये देखा गया है और देखा भी जाता है, और ये चीज है भी, कि वहां पे ज्यादातर सिंगर्स निकलते हैं, है ना, रैपर ज्यादा होते हैं, और अभी भी कई ऐसे युवा हैं जो वहाँ पे सिंगिंग को लेकर अपना करियर बनाना ज्यादा सोच चलते हैं, है ना, रैपर ज्यादा होते हैं, और अभी भी कई ऐसे युवा हैं जो वहाँ पे सिंगिंग को लेकर अपना करियर बनाना ज्यादा सोचते हैं। ऐसे माहौल में आपने अपने आप को शायर बनाया, तो कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा? क्या किसी ने कुछ इस पे कहा कि तुम सिंगिंग क्यों नहीं करते हो, जब शब्द हैं आपके पास में और फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, तो रहा थोड़ा, किसी ने कहा है? शुरू में जो पहला प्रयास था हमारा वो सिंगिंग का ही था। लेकिन जब मैं गाने गया स्टूडियो में पहली बार, तो मुझे एहसास हुआ, ये सवाल भी आपने आज पहली बार
किसी ने मुझसे किया है, तो ये ऐसा जवाब भी मैंने किसी को नहीं दिया। ये कभी सवाल हुआ नहीं तो मैंने जवाब भी नहीं दिया। तो हम गए स्टूडियो में, हमने गाना गाया। वो मैं नाम भूल गया हूँ सिंगर का। अ, मैंने गाना गाया कि किसी पत्थर की मूरत से, शायद आपको नाम पता हो, महेंद्र कपूर साहब। तो किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। तो जब गाकर बाहर निकले और फिर अपना सुना गाना, तो अच्छा नहीं लगा इतना। हालांकि ठीक ठीक गा लेता हूँ मैं, लेकिन स्टूडियो में गाना, वो ट्रैक के साथ गाना, वो एक आर्ट होती है वो भी। लिखता मैं पहले से था, फिर मैंने उसको तो वहीं पे पोस्टपोन कर दिया कि देखेंगे बाद में, लेकिन लिखना जारी रखें। तो पहले गीत, पंजाबी गीत लिखे थोड़े बहुत, यूं ही हिंदी गीत लिखे, फिर गजलों की तरफ आ गया मैं प्रॉपर। फिर किसी ने कहा कि गजलों में तो इतना कुछ है ही नहीं, ना तो इसमें पैसा है, ना कोई ये इंडस्ट्री है, क्या करोगे इसमें। पर जिस वक्त मैं कर रहा था, सच थी ये बात कि उस वक्त कुछ नहीं था इसमें। इसमें फाइनेंशियल कंडीशन जो थी शायरों की, मुशायरों की, कवि सम्मेलन को कह नहीं सकता, लेकिन मुशायरों की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। और ये भी था कि अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तब जाकर आपको कुछ प्राप्त होगा। लेकिन मैंने गजल कहना जारी रखा, और कहते 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 उसको सीखा, लोगों तक पहुंची पहले बात फेसबुक के जरिए से, या इंस्टाग्राम तो खैर तब होता ही नहीं था। तो लोगों को पता लगा कि कोई कह रहा है कुछ अच्छी गजलें। फिर धीरे धीरे वो वायरल हुई, फिर उसमें लोग शायरी की तरफ आने भी लगे, रील्स का जमाना आ गया। रील्स की वजह से फिर लोग, यूथ बहुत आया। और फिर यूथ से जो हमारा बहुत ज़्यादा हमको जो एक कह लीजिए बूस्ट मिला है, वो यूथ ने। मैं यूथ का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ किसी भी मामले में। अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, कोई भी चीज़ हो किसी भी तरह की, तो वो यूथ ही करवाता है। मैच्योर आदमी नहीं कर पाएगा वो, उसे करना ही नहीं आता है। उसे पसंद करना आता है, लेकिन उसे ज़ाहिर करना नहीं आता। दुनिया में कोई भी चीज़, कहीं भी कोई ट्रेंड में आ रही है, वो यूथ की वजह से आ रही है। खासकर अब नेपाल में जो हुआ है वो यूथ ने ही तो किया है। वहाँ कौन सा कोई माता पिता आके किसी के वो कर रहे हैं। दिल्ली में जो हुआ जंतर मंतर पर, वो यूथ ने किया। हमेशा बदलाव यूथ करता है, हमेशा किसी को ऊपर चढ़ाता है तो यूथ चढ़ाता है, किसी को सरांखों पे बैठाता है यूथ बैठाता है। तो मैं हमेशा यूथ का शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे भी मतलब इतना प्यार दिया, इतना कामयाब किया, मुझे इतना सम्मान दिया कि फिर लोग, यूथ बहुत आया। और फिर यूथ से जो हमारा बहुत ज़्यादा हमको जो एक कह लीजिए बूस्ट मिला है, वो यूथ ने। मैं यूथ का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ किसी भी मामले में। अगर कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, कोई भी चीज़ हो किसी भी तरह की, तो वो यूथ ही करवाता है। मैच्योर आदमी नहीं कर पाएगा वो, उसे करना ही नहीं आता है। उसे पसंद करना आता है, लेकिन उसे ज़ाहिर करना नहीं आता। दुनिया में कोई भी चीज़, कहीं भी कोई ट्रेंड में आ रही है, वो यूथ की वजह से आ रही है। खासकर अब नेपाल में जो हुआ है वो यूथ ने ही तो किया है। वहाँ कौन सा कोई माता पिता आके किसी के वो कर रहे हैं। दिल्ली में जो हुआ जंतर मंतर पर, वो यूथ ने किया। हमेशा बदलाव यूथ करता है, हमेशा किसी को ऊपर चढ़ाता है तो यूथ चढ़ाता है, किसी को सरांखों पे बैठाता है यूथ बैठाता है। तो मैं हमेशा यूथ का शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे भी मतलब इतना प्यार दिया, इतना कामयाब किया, मुझे इतना सम्मान दिया कि सारी दुनिया में मैं जा रहा हूँ अपनी शायरी लेकर। तो ये मामले इस तरह से हैं। और फिर मैं शायरी की तरफ जब पूरी तरह से आया, तो गाने का इरादा किया था एक बार, लेकिन फिर वहीं पे छोड़ दिया था। तो अब ठीक है, अब शायरी हो रही है शायरी अब है। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ उसमें। बहुत अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। कभी कोई टाइम था कि फॉलोवर्स के मामले में तो हमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं होता था इतना, और ना ही हम सोचते थे। अब इतने सारे फॉलोवर्स हैं, लाखों फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, वैसे भी अदर प्लेटफॉर्म पे भी रील्स वगैरह आती रहती हैं। तो होती रहती हैं बातें, और वहाँ पे मोहब्बत देखते रहते हैं कितनी मिल रही है हमको। मैसेजेस आते रहते हैं, लोग मिलने आते हैं, कहीं भी जाते हैं किसी शहर में, लोग कहते हैं कि आप हमें बताइए, आपसे मिलना है हमें पर्सनली। अच्छा लगता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब आपको प्यार मिल रहा है ना लोगों का, आप दोनों हाथों से कबूल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता है।
तो आप खुद को भाग्यशाली समझिए। एक काम और दूसरा प्यार। काम के लिए भी लोग तरसते हैं। आपको जब मिल रहा है तो आप अहंकार में आकर वो ना कहें कि भाई मैं नहीं आऊँगा या मैं मुझसे नहीं होता या बड़ी मेहनत है। आप ये भी सोचिए कि इसी चीज़ को लेने के लिए बहुत से लोग बैठे होंगे। आपको मिल रही है ये चीज़ आसानी से, आप उसको बहुत ही सरलता से आप उसको पूरा कीजिए, काम कीजिए अपना। कहीं से भी आपको सम्मान मिल रहा है तो आप उस सम्मान को लीजिए, आप उस प्यार को लीजिए। वो आपके लिए आप लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं आप। तो मैं इस बात को ऐसे मानता हूँ, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया मैंने। कोई आया हो और उसने मुझसे बहुत प्रेम से कोई मैसेज किया हो और मैंने ध्यान ना दिया हो, तो मैं हम आज भी हमेशा किसी ने सीखना हो, कोई बात अच्छी पूछनी हो, लॉजिकल बात हो, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। एक मैं आपसे, अब जब आपने यूथ की बात करी है, गजल की बात करी है और ये भी बताया है कि प्यार और जो काम है वो लगातार चल रहना चाहिए, एक गजल आपके, हालांकि आज हम सुनने तो जा ही रहे हैं जी। लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, उनके लिए एक छोटी सी कोई गजल, एक मोहब्बत वाली, देशभक्ति की आपने कहा है कि आप अभी हाँ, रिवील नहीं करेंगे। लेकिन मैं अभी रिवील नहीं। नहीं करना चाहता, और दूसरा ये है कि मुझे याद भी नहीं है, तो मैं कुछ और आपको सुना देता हूँ। हाँ, मोहब्बत को लेकर सुनाता हूँ मैं। आप एक एक नई गजल सुना देता हूँ, एक वो जो सबको पसंद है वो सुना, दो गजलें सुना देता हूँ आपको। शेर है कि इश्क गर है तो छुपाने की जरूरत क्या है। इश्क गर है तो छुपाने की जरूरत क्या है। आग को दिल में दबाने की जरूरत क्या है। आग को दिल में दबाने की जरूरत क्या है। तिल ही काफी है तेरे मुख पे यकीन कर मेरा। तिल ही काफी है तेरे मुख पे यकीन कर मेरा। इस पे कुछ और लगाने की जरूरत क्या है। इस पे कुछ और लगाने की जरूरत क्या है। और तेरे नखरे ही उठाऊं मैं सदा राम करे। तेरे नखरे ही उठाऊं मैं सदा राम करे। मुझको दुख दर्द उठाने की जरूरत क्या है। मुझको दुख दर्द उठाने की जरूरत क्या है। मैं तो उंगली के इशारे से चला आता। मैं तो उंगली के इशारे से चला आता हूँ। तुझको आवाज लगाने की जरूरत क्या है। और ये बिखर जाएं तो तुम और हंसी लगती हो। ये बिखर जाएं तो तुम और हंसी लगती हो। बाल भी तुमको बनाने की जरूरत क्या है। और देर से आया करो आपका हक बनता है। देर से आया करो आपका हक बनता है। आपको वक्त पे आने की जरूरत क्या है। आपको वक्त पे आने की जरूरत क्या है। और एक वो गजल है जो सबको पसंद है, बड़ी प्रिय है सबको। लोगों ने फ्रेम करवा करवा के ड्राइंग रूम में लगवाई हैं। मुझे तस्वीरें भेजते हैं खींच कर लोग उसी तस्वीर की, कि देखिए हमारे ड्राइंग रूम में आपके शेर लगे हुए हैं। मैं भी अभी जब आ रहा था तो मुझसे भी मेरे काफी दोस्तों ने फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि जो भाई ये गजल जरूर आप उनसे कहलवाना है। जरूर, मुझे पता है। ये हर जगह सुनी जाती है, और जहाँ नहीं सुनाता और नीचे स्टेज से आते ही मुझे लोग कहने लगते हैं कि आपने वो सुनाया नहीं। तो मैं जरूर सुना देता हूँ कि चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ। चांद सितारे फूल परिंदे शाम सवेरा एक तरफ। सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ। सारी दुनिया उसका चरबा उसका चेहरा एक तरफ। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। वो लड़कर भी सो जाए तो उसका माथा चूमूं मैं। उससे मोहब्बत एक तरफ है, उससे झगड़ा एक तरफ। और जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी है। उसकी खुशियां सबसे अव्वल। सस्ता महंगा एक तरफ। सस्ता महंगा एक तरफ। और जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। चारा साजी एक तरफ है, उसका छूना एक तरफ। उसका छूना एक तरफ। और सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है। सबका कहना एक तरफ है, उसका कहना एक तरफ। और आखिरी शेर है इस गजल का कि
उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसने सारी दुनिया मांगी, मैंने उसको मांगा है। उसके सपने एक तरफ है, मेरा सपना एक तरफ। तो ये गजल है जो सबको बहुत पसंद है और मुझे खुशी होती है कि इतना प्यार किसी रचना को मिलता है। तो कोई भी शायर हो, कवि हो, उसे कभी भूलती नहीं है ये बात, तो हमेशा उसे खुशी महसूस होती है। मुझे भी होती रहती है। बहुत शानदार। मैं इस गजल के पीछे की कहानी जानना चाहूंगा कि ये क्या आपकी लव स्टोरी से पहले की थी, बात की थी, या फिर ये जिसको इतना प्यार मिला है गजल को, कहाँ से ये दिमाग में है आप? ये मोहब्बत के दौरान की ही गजल है और उसको पूरी ये समर्पित है गजल। और इसमें एक शेर आता है कि वो जख्मों पर मरहम लगवाओ लेकिन उसके हाथों से। खैर मरहम तो नहीं लगवाया हुआ, लेकिन ऐसा कुछ मतलब कि कुछ दर्द था सर में और सर पे जब उंगलियां फेरी गई या दबाया गया सर को, तो वहां से जवाब आता है कि अब मेरा सर ठीक हो गया, अब दर्द ठीक हो गया। तो शायरी आपके इर्द गिर्द होती है। अगर आप रचनाकार हैं, अगर आप शायर हैं या आप कुछ और लिखते हैं तो वो आप निकाल लेंगे वहां से। आपको आना चाहिए वो कि ये चीज घटित हो गई है ये, और इसमें से क्या निकल सकता है मैं निकाल लूंगा। तो वो जैसे ही शेर हुआ तो मुझको, मैं आज भी नहीं भूलता हूँ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे असली वाकया है और हुआ है ये। हालांकि इसमें लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हुआ है। हम मुझे भी नहीं पता कि कैसे हुआ है, सच्चे प्यार में इतनी फीलिंग्स होती हैं, समझ जाते क्योंकि मुझे तो सर दर्द नहीं हो रहा था, उससे हो रहा था। जब मैंने दबाया और फिर दर्द गया, तो वहां से जवाब आता है उसकी तरफ से कि दर्द नहीं है। अब मुझे भी इस बात का नहीं एहसास है कि मैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्यार में ये ताकत होती है, इसकी एक छुअन में एक ताकत होती है। मोहब्बत भरी छुअन में एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी ऐसा जादू होता है जो आपका दर्द जो है वो दूर कर देता है। तो ये चीजें हैं, ये सच्ची चीजें हैं, होती हैं। सारी दुनिया जो भी बोले सब कुछ शोर शराबा है, मैं ऐसे ही, मेरे लिए ऐसा ही है जिंदगी। तो ये असल वाक्यों से जुड़ी हुई है। जिस शय पर वो उंगली रख दे उसको वो दिलवानी, वो दिल में घूमती रहती है बात। तो उसने मांगी है यार चीज, अभी मैं दिलवा नहीं सकता हूँ, पर जल्द से जल्द इंतजाम कर दूंगा। या आप दिलवा भी सकते हैं तो अभी लो पकड़ो। ये दोनों मामले हैं। और वहां पर वो खटकती रहती है बात के, भाई उसने कहा है, उसने मुंह से निकाली है ये बात। आप भावुक भी हो रहे हैं बताते हुए ये। हाँ, ये भावुकता तो देखिए मेरी आदत है। मैं किसी की बात सुनता हूँ तब भी भावुक हो जाता हूँ, कोई अच्छी बात लगती है। सामने कौन बैठा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, उसकी बात अगर मुझे अच्छी लग गई तो मैं भावुक, मैं अपने शेरों पे भी हो जाता हूँ शेर कहते कहते। जब कोई बहुत नया शेर होता है और बहुत अच्छा होता है, कभी कभी फूट फूट के रो भी पड़ते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं, कभी सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसी कि जो शायर अपने लिए लिखता है, दुनिया को पसंद नहीं आती है। लेकिन ये रचना ऐसी है एक तरफ, जो मैंने लिखी तो सारा कुछ अपने ही वाकया लिखे थे, लेकिन ये पूरी दुनिया में इस तरह से पसंद की गई। मैंने तो अपने एक नजरिए से डाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने पोस्ट की थी ये फेसबुक पे, तो वहां से लोगों की पोस्ट आने लगी इस गजल के साथ, छोटे से बच्चों के साथ। अभी मैं दिलवा नहीं सकता हूँ, पर जल्द से जल्द इंतजाम कर दूंगा। या आप दिलवा भी सकते हैं तो अभी लो पकड़ो। ये दोनों मामले हैं। और वहां पर वो खटकती रहती है बात के, भाई उसने कहा है, उसने मुंह से निकाली है ये बात। आप भावुक भी हो रहे हैं बताते हुए ये। हाँ, ये भावुकता तो देखिए मेरी आदत है। मैं किसी की बात सुनता हूँ तब भी भावुक हो जाता हूँ, कोई अच्छी बात लगती है। सामने कौन बैठा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, उसकी बात अगर मुझे अच्छी लग गई तो मैं भावुक, मैं अपने शेरों पे भी हो जाता हूँ शेर कहते कहते। जब कोई बहुत नया शेर होता है और बहुत अच्छा होता है, कभी कभी फूट फूट के रो भी पड़ते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं, कभी सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसी कि जो शायर अपने लिए लिखता है, दुनिया को पसंद नहीं आती है। लेकिन ये रचना ऐसी है एक तरफ, जो मैंने लिखी तो सारा कुछ अपने ही वाकया लिखे थे, लेकिन ये पूरी दुनिया में इस तरह से पसंद की गई। मैंने तो अपने एक नजरिए से डाली थी,
लेकिन जैसे ही मैंने पोस्ट की थी ये फेसबुक पे, तो वहां से लोगों की पोस्ट आने लगी इस गजल के साथ, छोटे से बच्चों के साथ, बच्ची के साथ। तो मुझको किसी दोस्त ने बताया, यार तेरी गजल वैसे मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब ज्यादा पसंद आ रही है। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, किसी भी नजरिए से है। तो कहता अगर ये नजरिया है इस गजल में, कोई भी रिश्ता जोड़ सकता है, तो इस गजल से अच्छी कोई गजल ही नहीं है। तो वो ऐसा ही हुआ फिर बाद में, तब वो गजल बहुत कामयाब हुई। बहुत अच्छा लगा वरुण जी आपसे मिलकर। और अ, आज वरुण जी को सुनने के लिए आप पहुंच सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में। और जो यूथ इनसे मिलना चाहता है वो मिल सकता है, फोटो क्लिक करा सकता है। और अगर कुछ और सवाल भी हैं, क्योंकि वरुण जी से अब हमारा संपर्क रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स में हमारे पास में अगर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो शायद हमने पूछना भूल गए हो, तो उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब इंटरव्यू हो तो वो सवाल आपसे जरूर पूछे जाए। बेशक बेशक जरूर पूछें, और मुझे भी इंतजार रहेगा। अगर कोई यूथ अ, कोई भी युवा है, अगर वो किसी भी तरफ जाना चाहता है, कोई उसका सवाल, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते भी हैं, थोड़ी सी बात लंबी भी हो जाएगी। अ, वो किसी भी मामले में बात करते हैं मुझसे, अपनी निजी जिंदगी के बारे में। अभी कोई मैं स्टोरी डाल दूं कि आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, तो वो ये नहीं पूछेंगे वरुण भाई आप यहाँ कब आ रहे हो या आपसे मिलना है। वो ये कहेंगे वो ऐसा था कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और ऐसे है, लेकिन वहां से कुछ मुश्किलात हैं, तो क्या क्या किया जाए। बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं। तो कोई भी बात हो, कामयाब होने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए, या ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, या ज़िंदगी को समझने के लिए क्या करना है, या किसी भी चीज़ को पाने के लिए क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे पूछ के मुतमईन हो सकते हैं, संतुष्ट हो, मैं अपने आप को कोई वो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि लोगों को लगता है किसी को देख कर के, यार इनसे अगर मैं पूछूँ तो शायद ये अच्छा कुछ बता देंगे, तो ज़रूर सवालों का स्वागत है। आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूँगा। तो पिटारा जरूर खुलेगा सवालों का। और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।